हाँ जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल की, है ना। कि जब फीमेल एनोफिलीज एक ह्यूमन को बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी स्टेज को एंटर करती है? स्पोरोजोइट को। स्पोरोजोइट वहाँ से जाएंगे लीवर सेल में, है ना। लीवर सेल में जैसे ही जाते हैं उनकी जो शेप होती है वो चेंज होती है, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट कन्वर्ट होते हैं मेटाक्रिप्टोजोइट में, देन आरबीसी में बनते हैं उनके गैमेट्स, और फाइनली जो वो रहते हैं किसके अंदर एंटर कर जाते हैं? फीमेल में। जैसे ही फीमेल में जाते हैं वहाँ पर उनका होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। यही कारण है कि जो फीमेल एनोफिलीज होती है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और जो ह्यूमन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी हमने किस लिए बोला? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मलेरियल पैरासाइट की सिर्फ एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, और उसके इन्फेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मलेरिया। क्लियर? अगर इस मलेरियल पैरासाइट की हम बात करें बच्चे, तो इसके लिए एक टर्म आती है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब उसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है, फिर वो आरबीसी जब रप्चर हो जाती है और जब वो सिम्टम दिखाई दे, जब वो सिम्टम शो होए डिजीज का, उसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। आरबीसी जब रप्चर होती हैं तो वो लोग रिलीज करती हैं मीरोजोइट्स को, और यही वो स्टेज होती है जब हमें फीवर फील होता है। तो देखो वो टाइम पीरियड जब स्पोरोजोइट एंटर हुए थे, ठीक है, तो उसमें टाइम हुआ ना, वो लीवर में गए, फिर और लीवर सेल्स में गए, फिर आरबीसी में, फिर आरबीसी रप्चर हुई। तो एंट्री से लेके फीवर तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम नाम देते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। जितनी भी मलेरियल पैरासाइट की स्पीसीज होती हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे इधर जो सबसे कॉमन मिलती है इंडिया वगैरह की, या वैसे भी लगा लो, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो रहती है बेटा उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन। प्लाज्मोडियम ओवेल का भी 14 डे है। 12 डे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का, और 28 डे होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। और इसी पीरियड, यही वो टाइम पीरियड होता है जब एक पैरासाइट अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके वो अपने नंबर को क्या करता है? बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। बॉडी के अंदर इंक्रीज करने का मतलब है वो इतना टॉक्सिन बना लेता है उस टाइम पे, हमारी बॉडी में इतना पॉइजन बना लेता है कि उसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो जब बात करेंगे कि क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, है ना। देखो बताया था कि जो स्टेज आती है उसमें मैंने आपको एक पिगमेंट ग्रैन्यूल्स बताए थे जिनका नाम था हीमोजोइन ग्रैन्यूल, और यही हीमोजोइन ग्रैन्यूल रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से हमें फीवर होता है या वो ठंड लगती है। समझ गए? चिलनेस और जो फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोजोइन ग्रैन्यूल की वजह से। इसके अलावा मसल्स में पेन होता है, हेडेक होता है, बॉडी टेम्परेचर जो रहेगा वो इंक्रीज होने लग जाता है, स्वेटिंग वगैरह होने लग जाती है, फिर अचानक में हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से फीवर का चढ़ना, यही होता रहता है ना, कि लगभग हर दूसरे दिन इसके अटैक आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल एनोफिलीज के अंदर जो ये लाइफ साइकिल होती है स्पोरोगेनी ऊकाइनिट, क्या होता है कि जब उसने एलोंगेट करना शुरू किया था, ये सारी चीजें हमने कर ली। क्लियर? अब बात आती है कि जो ये मलेरियल डिजीज होती है, जब हम इसके कंट्रोल की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर मलेरिया आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाए हुए हैं? मलेरियल डिपार्टमेंट बना रखे हमारी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है NMEP। देखो NMEP नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। तो दो चीजें हैं। कैसे? दो मेजर्स हैं, या तो हम उन मॉस्किटो को ही खत्म कर दे, है ना, मॉस्किटो को, उसके लार्वा को, जो भी उसके पेपे वगैरह रहते हैं, या फिर हम उस बीमारी से ही बचे। समझे? या तो बीमारी को जो फैला रहा है उसी को ही मार दो,
या अपने आप के लिए इतनी प्रिकॉशन रखो कि हमें वो बीमारी ना हो। आज के टाइम पे कोरोना में यही हो रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बोली जा रही है, मास्क लगाइए, किस लिए? अगर हम अपने आप को ही, अब एट प्रेजेंट उसकी वैक्सीन नहीं है, यानी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वही हुआ बेटा, या तो उसकी वैक्सीन बना के उसको मार दो या खुद को प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो जो मॉस्किटो वगैरह रहते हैं उनको कैसे कैसे ख़त्म किया जाता है। जो ये सबसे पुराना मेथड है, केमिकल्स वगैरह डाले जाते थे, पहले लोग डीडीटी वगैरह डाल देते थे। अब तो मच्छर डीडीटी के अंदर उछलते कूदते रहते हैं, है ना, उनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा और है, कैसे कि अगर कुछ केमिकल्स वगैरह को उनके ऊपर डाला जाए तो वो लोग ख़त्म होते हैं। और इन केमिकल के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है डक, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लार्वीवोरस फिश। देखो बेटा, लार्वीवोरस यानी कि लार्वा को खाने वाली एक फिश होती है, मॉस्किटो के लार्वा को एक फिश खाती है जिसका नाम है गैम्बुशुआ। समझ गए? और भी कुछ इंसेक्ट होते हैं, ड्रैगन फ्लाई, कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, और इनके नाम आपके मेडिकल एंट्रेंस के अंदर पूछे जाते हैं कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जहाँ भी मच्छर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर गैम्बुशुआ फिश को कल्चर कर लो, खा जाएगी उनको, कैसे फैलेगा मलेरिया। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हो गई या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वगैरह जो कि इनके लार्वा को या इन्हें अडल्ट को क्या करते बेटा, खा जाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेस, जब हमें पता है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पनपेंगे, उस चीज़ को वहाँ से ख़त्म कर दो ना। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस, ये तो हुए कि उन लोगों को कैसे ख़त्म किया जाए, मच्छर को या लार्वा को। अब बात आती है कि हम कैसे बचें मॉस्किटो बाइट से, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये रेपेलेंट वगैरह, क्विनीन वगैरह है ना, कई सारे ऑयल वगैरह आते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं, जिनकी वजह से जो मच्छर वगैरह जो ये मॉस्किटो रहते हैं इनकी बाइट नहीं होती। तो हम इस तरह उन मच्छरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है ट्रीटमेंट। क्विनीन, जब मलेरिया होता है बेटे, एक छोटी सी टैबलेट लेकिन बड़ी भयंकर, बहुत ही बीटर टेस्ट होता है इसका, सबसे पुराना ड्रग है ये मलेरिया का। एक प्लांट है, आपके एंट्रेंस के लिए है ये क्वेश्चन, सिनकोना ट्री। क्या नाम है? सिनकोना ट्री। उसके बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है क्विनीन को। और अगर इस सिनकोना ट्री की हम बात करेंगे, ये आपको वेस्ट इंडीज, इंडिया में, श्रीलंका, जावा, पेरू वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, क्विनीन का नाम पूछा जाता है मेडिकल एंट्रेंस के अंदर। और भी कई सारे ड्रग्स हैं जो कि मलेरिया के टाइम पे अगर किसी को हो जाए तो दिए जाते हैं। क्लियर बेटा? चलो जी, अब हम इस किंगडम प्रोटिस्टा के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। वो प्रोटोजोअन्स जिनकी बॉडी पे सीलिया होते हैं। ठीक है, और जब किसी की बॉडी पे सीलिया होते हैं ना बेटा, वो कहाँ से अराइज होते हैं? बेसल बॉडी से। और बेसल जो बॉडी होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज काइनेटोसोम। क्या बोलते हैं? काइनेटोसोम। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम एक टर्म लिखते हैं कि सीलिएटेड जो प्रोटोजोअन्स है उनमें काइनेटी सिस्टम है। काइनेटी सिस्टम का मतलब कि वो जो उसके सीलिया है वो कहाँ से अराइज हो रखे हैं? बेसल बॉडी से। अगर सीलिया की बॉडी की बात, सीलिया के फंक्शन की हम बात करें बेटा, उसके लोकोमोशन में और उसके फूड को उसके नज़दीक लाने में हेल्प करती है। इनमें हमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी, कई सारी बॉडी शेप देखने को मिलती है। कुछ फ्री लिविंग है, अकेले रहते हैं मज़े से, जो कि फ्रेश और मैरीन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ पैरासाइट, पेलिकल का नाम पहले भी आ चुका है ना, कि जो बॉडी की जो कवरिंग मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, अपने खाने को निगलते हैं। इंजेशन और इजेशन होता है। ठीक है, अलग अलग है, इंजेशन के लिए माउथ और इजेशन के लिए अलग ओपनिंग। सीलिएट्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म,
देखो न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस और डाइमॉर्फिज्म मतलब बेटा कि एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूक्लियस, समझे, एक बड़ा और एक छोटा, तो हो गए ना दो टाइप के। बड़े को बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, छोटे को बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पढ़ लिया कि सीलिएट्स की बॉडी में दो न्यूक्लियस है, एक बड़ा मैक्रो और एक छोटा माइक्रो, लेकिन इनका फंक्शन देखो बेटा, जो मैक्रो होता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ, बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, इसलिए मैक्रो को तो हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या? वेजिटेटिव। ग्रोथ में हेल्प करेगा मैक्रो और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है माइक्रो। हो गए ना दोनों के अलग अलग फंक्शन, कि मैक्रो किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में, और माइक्रो हेल्प करता है उनके रिप्रोडक्शन में। इसीलिए जो छोटे वाला न्यूक्लियस होता है बच्चे, उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए इनकी बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। वैक्यूल होता है जो कि सोल्यूट और सोलवेंट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, और जो इनके वैक्यूल्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन या फिर बडिंग वगैरह देखने को मिलती है। सिस्ट भी बनाते हैं भाई। जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाती है तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन, दोनों दो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, मटेरियल ट्रांसफर होगा और फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? इन सीलिएट्स में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, पैरामीशियम, ओपेलिना, ब्लेंटिडियम, वोर्टिसिला। तो हम सिर्फ एक सीलिएट्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैरामीशियम। आपको पैरामीशियम का डायग्राम एक बार दिखाती हूँ। ये देखो, है ना, पैरामीशियम दिखाई दे रहा है, जैसे हमारी चप्पल होती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमैल्क्यूल के नाम से जानते हैं, है ना। और देखो बेटा, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। अब देखो इधर, मैक्रो न्यूक्लियस छोटा सा, ये रहा माइक्रो। क्लियर? इसकी ये लेयर देखो, मेम्ब्रेन, जिसको पेलिकल बोलते हैं। बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म, अंदर वाले को एंडो। एंडो का मतलब इनर। ये रहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसकी कैनाल्स, ये फूड वैक्यूल, ये आपको ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, ये नाम दिखाई दे रहे होंगे ट्राइकोसिस्ट। ये जो ब्लैक डॉट डॉट है जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, दिखाई दिए। पेरिस्टोम, ओरल ग्रूव, जो कि किसका काम करता है? माउथ का काम करता है। खाना आएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर निकल जाएगा। बकल कैविटी, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स, साइटोफाइज, यानी कि ये खाना जब डाइजेस्ट होता है तो एज एनस जो काम करता है इनकी बॉडी में। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसी पैरामीशियम के बारे में। ओके।